सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बेसिकली टेक सेंटर। सो आज का क्या प्लानिंग है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन। प्रॉपरली रिवीजन मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ रिवीजन रहेगा। आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आपका सॉल्विंग हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल टैक्स तो हो ही जाएगा, साथ में जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें भी 30 मार्क्स के सेम टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन के, तो वो भी हो जाएंगे कवर। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मतलब मटेरियल क्या रहेगा। मटेरियल सिंपली जो अपना आईसीआई का स्टडी मटेरियल है जो रेलेवेंट है मई 21 और नवंबर 21 एग्जामिनेशन, बिकॉज जो एकदम अमेंडमेंट वाला पार्ट है, अमेंडेड पार्ट है, सब इसमें कवर हो जाएंगे। और डायरेक्टली आईसीआई के स्टडी मटेरियल से मतलब आपको कोई दूसरा मटेरियल की जरूरत नहीं है। और स्टडी मटेरियल का फायदा ये होता है कि बिकॉज आपका एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है फॉर इंटरनेशनल टैक्स 6C के लिए, और बाकी नॉर्मल डीटी के लिए तो आपको लिखना है। तो अगर आपको मॉड्यूल आपका कवर हो रहा है तो मतलब आपके हर एक कंसेप्ट पूरे कवर हो रहे हैं विदाउट थिंकिंग एंड एनीथिंग। मतलब कोई जरूरत ही नहीं है दूसरा कुछ सोचने की। डायरेक्ट मॉड्यूल उठाओ और साथ साथ में मेरे वीडियो देखोगे तो साथ साथ में आपकी लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन बाय लाइन रिवीजन रहेगा, हर एक मॉड्यूल की हर एक लाइन हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर 3 डीटी डबल टैक्सेशन रिलीफ। सर चैप्टर 3 क्यों स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। सिंपल सा पॉइंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चैप्टर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर डीटी। आता ही है क्वेश्चन 6 मार्क्स 8 मार्क्स का सेक्शन 91 वो रिलीफ वाला क्वेश्चन। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो हम लोग आपको सॉल्व करा के दिखा देंगे। तो 91 वो वाला क्वेश्चन आता ही है बेसिकली हर टाइम ऑल्टरनेट, मतलब 3 में से 2 अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन आता है। साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी हर बार ये चैप्टर आता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चैप्टर से शुरुआत करने की, स्टार्ट करने की, कि ये काफी छोटा चैप्टर है कंपेरेटिव टू बाकी दूसरे चैप्टर जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, ट्रांसफर प्राइसिंग और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। वो भी करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे, ऑन यूट्यूब दिस चैनल करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, चैप्टर 1 ये जो हम लोग कर रहे हैं वो डाल दूंगा। वो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए जाके, और आपको अपडेट मिलते रहेगा जैसे जैसे मैं चैप्टर अपलोड करता हूँ। वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ लाइक करने को? बिकॉज उससे वीडियो का रीच बढ़ता है। अगर मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ तो और लोगों तक भी कंटेंट पहुंचे, बिकॉज मैं न्यू हूँ। और ऑब्वियसली बात है, सबको पता चले कि अगर किसी की हेल्प हो रही है तो क्या तकलीफ है। तो स्टार्ट करते हैं। डीटी डबल ए आपका हर एक जो जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। टेस्ट और नॉलेज वाला पार्ट बाद में कवर करेंगे। बाकी मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी लाइन बाय लाइन रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या। सीखेंगे क्या, जब हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग क्या सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो इसमें 2 टॉपिक अपने को दिख रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, डबल टैक्सेशन, और दूसरा पॉइंट क्या है, रिलीफ। तो सबसे पहले मतलब ये समझते हैं कि डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो डबल टैक्सेशन का मतलब भाई ये होता है कि आपकी एक इनकम के ऊपर, एक असेसी के हाथ में 2 जगह पे टैक्स लग रहा है। डबल टैक्सेशन हो रहा है मतलब क्या, 2 बार टैक्स हो रहा है। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो डबल टैक्सेशन का सिंपल मतलब है कि आपके इनकम के ऊपर क्या 2 बार टैक्स हो रहा है। हम लोग टॉपिक कौन सा सीख रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन। सब्जेक्ट कौन सा, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें होती है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। और रिलीफ का मतलब क्या होता है, जो आपके इनकम पे 2 बार टैक्स लगा है, डबल टैक्सेशन हुआ है, जो आपके इनकम के ऊपर 2 बार टैक्सेशन लगा है, उसका गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, रिलीफ दे रही है। कि भाई 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक्चुअल जेन्युइनली कैसा 1 बार ही टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोली कि 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसके लिए हम आपको रिलीफ दे रहे हैं कि आपको 2 बार टैक्स नहीं, जितना डबल टैक्सेशन है उसका हम लोग रिलीफ दे देंगे। कैसे देंगे, क्या देखेंगे आगे हम लोग को चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। उसमें सिंपल सी चीज लिखी है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक कंट्री की फॉरेन मतलब एक कंट्री में जो एंटरप्राइज है वो दूसरे कंट्री में जाके भी बिजनेस करने लगी, और इसकी वजह से वो जो टैक्स लॉस है उसमें डबल टैक्सेशन होने लगा। बेसिकली ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है, वेयर अ टैक्स पेयर इज रेजिडेंट इन वन कंट्री। एक आदमी, जैसे मैं हूं टैक्स पेयर, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, ठीक है। वन कंट्री मतलब क्या, इंडिया, बट हैज अ सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन एनी अदर कंट्री। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मैं इंडिया में हूं, समझो मैंने अपना ब्रांच डाल दिया यूएसए में, तो इंडिया में मेरा क्या रेजिडेंस है,
पर मैं यूएसए से इनकम कमा रहा हूं, तो मेरे को यूएसए में भी टैक्स भरना पड़ेगा, इंडिया में भी टैक्स भरना पड़ेगा। इट गिव्स राइज टू पॉसिबल डबल टैक्सेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। दिस अराइजेस फ्रॉम द टू बेसिक रूल्स दैट एनेबल्स द कंट्री ऑफ रेजिडेंस एज वेल एज कंट्री ऑफ सोर्स। कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड कंट्री ऑफ सोर्स का मतलब क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है रेजिडेंस कंसेप्ट, दूसरा होता है सोर्स कंसेप्ट। रेजिडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो आदमी जिस कंट्री का रेसिडेंट है, जो आदमी जिस कंट्री का रेसिडेंट है, मैं आपको लिंक करा रहा हूँ, रेसिडेंट कहां पे, सेक्शन 6 में दिया हुआ है, 182 डेज वगैरह कंडीशन था ना। अगर आप रेसिडेंट हो किसी कंट्री के तो आप पे रेसिडेंस रूल के हिसाब से टैक्स लगेगा, और अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया के, पर आप यूएसए में जाके अपना कंपनी खोल रहे हो, तो यूएसए वाला भी तो टैक्स लेगा, वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। वो किस बेसिस पे लेगा, वो सोर्स बेसिस पे टैक्स लेगा। कौन से बेसिस पे, इंडिया में रेसिडेंस बेसिस पे, यूएस में सोर्स बेसिस पे, ठीक है। The source rule hold that income is to be taxed in a country in which it originates। जहां जो कंट्री में इनकम ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब जहां से इनकम निकल रहा है, irrespective of whether the income accrue arise to resident or non resident। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम किसको, रेजिडेंट को हो रहा है, नॉन रेजिडेंट को। Whereas the residence rule क्या बोलता है, मतलब सोर्स रूल क्या बोलता है, जहां से इनकम निकलेगा, जहां से इनकम जनरेट होगा, वो वाली कंट्री टैक्स लगे। पर रेजिडेंस रूल क्या बोलता है, पावर टू टैक्स शुड रेस्ट विद द कंट्री इन विच टैक्स पेयर रिसाइड्स। जहां पे कंट्री, जिस कंट्री में टैक्स पे रेजिडेंट है, वो कंट्री को टैक्स लेने का हक है, ठीक है। इतना सिंपल है। जैसे इंडिया क्या करता है, ये केस में आप ध्यान रखिए, इंडिया में अगर आपको पता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए, तो आप पे क्या हो जाएगा, पूरी ग्लोबल इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जैसे समझो, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो और आप यूएस से कुछ इनकम आपको अर्न हो रही है, तो आपको इंडिया में तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, प्लस वो यूएस की इंडियन इनकम पे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट हो, इसलिए आपको यूएस की इनकम के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। पर जो यूएस वाला कंट्री है, वो क्यों टैक्स छोड़ेगी, वो भी तो बोलेगी कि भाई आप यहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, आप हमको टैक्स दो। समझो आपके 1 लाख रुपए की इनकम है जो यूएस में आप अर्न कर रहे हो, इंडिया वाला बोलेगा 30% टैक्स हो, यूएस वाला भी बोल रहा है 30% टैक्स हो, तो 1 लाख रुपए की इनकम पे आपका 60% तो टैक्स लग गया। तो आपके हाथ में क्या बचा, कुछ बचा क्या, घंटा बचा, बिल्कुल तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई डबल टैक्स लग रहा है, तो उसको, वो डबल टैक्स हो रहा है, उसको रिलीफ कैसे दे देगी, उसकी बात हम लोग कहां पे करेंगे, चैप्टर में करेंगे कि कैसे देंगे, क्या देंगे, आगे सीखेंगे। बस इसमें क्या अभी तक हम लोग ने पढ़ा, अभी तक हम लोग ने दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि रेसिडेंस रूल के हिसाब से टैक्स लगता है या सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। रेसिडेंस रूल के हिसाब से कब लगता है, जब इंडिया का कोई रेजिडेंट है या कोई भी कंट्री का जब रेजिडेंट है। हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जब मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, तो मेरे को ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स भरना है, कहां, इंडिया में। और सोर्स रूल क्या बोलता है कि मैं जहां पे, जो सोर्स में जाके जहां से इनकम अर्न करूंगा, वहां पे मुझे टैक्स भरना है बेसिकली, ठीक है, ठीक है सर। फिर एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है कि राहुल करके एक आदमी है जो इंडिया का रेजिडेंट है, उसका एफडी है कहां पे, कंट्री एक्स में, कंट्री एक्स के बैंक में उसका एफडी है। तो अभी कंट्री एक्स भी उससे टैक्स ले रहा है 40% और इंडिया भी टैक्स ले रहा है 30%, तो टोटल कितना, उसको 70% तो टैक्स देना पड़ रहा है। तो अभी राहुल अगर इंडियन बैंक में वो पैसा डालता तो उसको कितना, सिर्फ 30% ही टैक्स देना पड़ता, तो उसको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, उसको 40% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि गलत है भाई, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा। बस वही बात है, नीचे वापस वही घुमा घुमा के चीजें बोली हुई है। डीटी डबल ए ले डाउन द अलोकेशन रूल्स फॉर टैक्सेशन। जो डीटी डबल है वो क्या, अलोकेशन रूल देता है, मतलब आपकी इनकम जो है वो कहां कहां, सोर्स में कितनी एलोकेट होगी, रेसिडेंस में कितनी एलोकेट होगी, वो बात करता है। एंड द रेजिडेंस कंट्री सच रूल्स आर लेड फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, जो भी तरीके की आपकी इनकम होगी। जब हम लोग मॉडल टैक्स कन्वेंशन करके लास्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तब अपने को समझ जाएगा कि किस बेसिस पे होता है, ओईसीडी रूल, ओईसीडी मॉडल के हिसाब से कैसे होगा, यूएन मॉडल के हिसाब से बात की बात है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डीटी डबल ए जो होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो क्या बोलता है, वो सिर्फ ये बोलता है, वो एलोकेशन का कैटेगराइज देता है, मतलब वो एलोकेशन बताता है कि किस कंट्री के हाथ पे कितना एलोकेट होगा, किस कंट्री के रेजिडेंस के हाथ में कितना एलोकेट होगा और सोर्स के हाथ में कितना एलोकेट होगा। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्सिंग द सेम इनकम इन ट्वाइस इन हैंड ऑफ असेसी, मतलब एक असेसी के हाथ में एक इनकम को 2 बार आप टैक्स कर रहे हो। फिर नीचे ये पर्टिकुलर वाले से लेके ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो ऊपर लिखा था वही ये लोग तो वापस क्या रिपीट कर दिया है। मैंने बिकॉज ऑलरेडी पढ़ रखा है, 4-5 बार पढ़ा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना है तो भाई कोई टेंशन मतलब, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। फिर टाइप ऑफ रिलीफ, कैसे कैसे रिलीफ दे सकते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, रेसिडेंस और सोर्स की वजह से क्या होता है, 2 बार टैक्स हो जाता है, तो रिलीफ कैसे दे सकते हैं।
सकते हैं। दो तरीके की रिलीफ दे सकते हैं। पहली रिलीफ हो सकती है बायलैटरल रिलीफ, दूसरी रिलीफ हो सकती है यूनिलैटरल रिलीफ। पहली कौन सी? बायलैटरल, दूसरी कौन सी? यूनिलैटरल। ठीक है, तो बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है? बायलैटरल रिलीफ का मतलब ये होता है कि जब दो कंट्री आपस में बैठ के रिलीफ देती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरल। मतलब दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएस, मैं इंडिया में टैक्स भर रहा हूं बिकॉज मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, यूएस में मैं इसलिए टैक्स भर रहा हूं क्योंकि यूएस में मेरा सोर्स है। करेक्ट है। इंडिया में मैं किस लिए टैक्स भर रहा हूं? क्योंकि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। यूएस में मैं किस लिए टैक्स भर रहा हूं? क्योंकि यूएस में मेरा सोर्स है। सिंपल है। तो अभी इंडिया में और यूएस में मैं टैक्स, दोनों जगह टैक्स भर रहा हूं। करेक्ट है। पर बायलैटरल रिलीफ कब मिलेगा? जब इंडिया का और यूएस का एग्रीमेंट है और वो दोनों मिलके, दोनों साथ में मिलके, टू कंट्रीज दोनों बैठ के साथ में मिलके जब रिलीफ देगी तो उसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल रिलीफ। अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन। दोनों कंट्री मिलकर डबल टैक्सेशन के लिए रिलीफ देगी बाय म्यूचुअली वर्किंग आउट ऑन द बेसिस ऑफ विच रिलीफ हैज टू बी ग्रांटेड। मतलब दोनों मिलकर आपस में मिल बैठ के रिलीफ देगी। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद रिलीफ अगेंस्ट और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद मोर देन 100 कंट्रीज। 100 कंट्री से ज्यादा कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया हुआ है फॉर बायलैटरल रिलीफ। ठीक है, तो बायलैटरल रिलीफ की मेथड्स कौन कौन सी है? बायलैटरल रिलीफ का मतलब तो सिंपल सी बात है कि दो कंट्री जब मिल बैठ के रिलीफ देगी तो उसको बायलैटरल रिलीफ बोलेंगे। तो उसके अंदर दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा? एग्जम्पशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? क्रेडिट मेथड। पहला कौन सा? एग्जम्पशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? क्रेडिट मेथड। तो एग्जम्पशन मेथड का मतलब क्या होता है? सर एग्जम्पशन मेथड का मतलब क्या होता है समझिए कि एग्जम्पशन मतलब, एग्जम्पशन वर्ड देखो, एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल इनकम टैक्स के पर्पज में एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है वो बताइए मेरे को। एग्जम्पशन का मतलब क्या? एग्जेम्प्ट कर देना बेसिकली। भाई एक इनकम है, जैसे अपना वो डिविडेंड का पहले इनकम होता था, डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिलता था तो पहले क्या एग्जेम्प्ट हो जाता था सीधा सीधा। करेक्ट है। तो वो क्या एग्जम्पशन मिल गया। वैसे ही बात है कि एक कंट्री आपको एक इनकम पे टैक्स लगी और दूसरी कंट्री क्या कर देगी? एग्जेम्प्ट कर देगी। दूसरी कंट्री वो इनकम पे टैक्स नहीं लगी और एक कंट्री क्या लगी? टैक्स लगी। टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब क्या होता है? टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इंडिया भी टैक्स लगी, यूएसए भी टैक्स लगी, पर जो रेसिडेंट कंट्री है, जो इंडिया है, वो क्या करेगी? वो जो एक्सेस टैक्स भरा हुआ है उसका क्रेडिट दे देगी इंडिया में। मतलब सर, मतलब पढ़ के बताता हूं। इनकम इज टैक्सेबल इन बोथ द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ। रीड विद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो इनकम है वो दोनों कंट्री के हाथ में टैक्स लगेगी एज पर डीटीडबल है। मतलब इंडिया में भी लगेगी, यूएस में भी लगेगी। ठीक है। द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स पेयर, सेकंड पॉइंट, द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर मैं हूं, मेरा रेसिडेंस कौन सा है? इंडिया है। द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स पेयर हाउएवर अलाउज हिम क्रेडिट फॉर द टैक्स चार्ज देयर ऑन इन द कंट्री ऑफ सोर्स। जो आपने कंट्री ऑफ सोर्स में एक्सेस इनकम, जो डबल टैक्सेशन वाला इनकम है, वो आपको रेजिडेंट कंट्री क्या दे देगी? क्रेडिट दे देगी। ठीक है। इंडिया फॉलोज द क्रेडिट मेथड इन मेजोरिटी ऑफ डीटीडबल। इंडिया ज्यादातर क्रेडिट मेथड यूज करता है, मतलब बायलैटरल के अंदर क्रेडिट मेथड। ऑल्सो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स, एफटीसी रूल्स, जो हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर में थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स दिया हुआ है, आगे वहां पे हम लोग देख लेंगे। प्लस आगे हम लोग कहां पे देखेंगे? आपका एनेक्सर 5 में एफटीसी दिया हुआ है, वो हम लोग अलग से लास्ट में एनेक्सर करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? बायलैटरल रिलीफ देख लिया। अभी क्या देखेंगे? यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है? बायलैटरल रिलीफ में क्या दो कंट्री मिल बैठ के आपको क्या दे रही थी? रिलीफ दे रही थी। तो ऑब्वियसली बात है, यूनिलैटरल का मतलब अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि जहां पे दो कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, अपने एग्जांपल में डीटीडबल नहीं है, इवन वेयर नो डीटीडबल हैज एंटर्ड इनटू विद दैट कंट्री, मतलब जो यूएसए है उसके साथ इंडिया का कोई डीटीडबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो केस में क्या हो जाएगा? वो केस में इंडिया अपने आप से बैठ के यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 में आपको देगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे इतना ही लिखा है कि यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है कि जहां पे डीटीडबल नहीं होता, दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ यूनिलैटरली, मतलब खुद से, बाय कंट्री टू इट्स रेजिडेंट। इंडिया अपने रेजिडेंट को देगी फॉर टैक्स पेड इन अदर कंट्री, जो आपने दूसरी कंट्री में टैक्स पे किया है यूएसए में, इवन वेयर नो डीटीडबल हैज एंटर्ड इनटू दैट विद कंट्री, मतलब जो यूएसए के साथ भले इंडिया का डीटीडबल नहीं है तो भी इंडिया आपको यूनिलैटरल रिलीफ दे देगी। किसको देगी? अपने रेजिडेंट को देगी। इंडिया ग्रांट्स यूनिलैटरल रिलीफ थ्रू क्रेडिट मेथड अंडर सेक्शन 91। वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ अपने को समझ जाएगा।
इज इट ओके? ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, ये नीचे एक छोटा सा चार्ट है, इसमें आपको पता चल जाएगा। टैक्स रिलीफ का मतलब क्या होता है, उससे पहले आपको डबल टैक्सेशन का मतलब समझना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन कैसे होगा, या तो रेजिडेंस रूल होता है, सोर्स रूल होता है। आप रेजिडेंट हो इसके लिए भी टैक्स भर रहे हो, प्लस बाहर आप इनकम कर रहे हो सोर्स रूल के बेसिस में, तो सोर्स रूल पे भी आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो इंडिया भी टैक्स ले रही है, यूएसए भी टैक्स ले रही है, तो आपको क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो रिलीफ कैसे मिलेगा, रिलीफ के दो प्रकार है, एक है बायलैटरल रिलीफ, दूसरा यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है कि दो कंट्री मिल बैठ के आपको रिलीफ देगी, उनके बीच में एग्रीमेंट है। तो उसमें दो मेथड थी, पहला टैक्स एग्जम्पशन मेथड था, दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड था। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या, एक कंट्री टैक्स लगी, दूसरी कंट्री टैक्स माफ कर देगी। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, दोनों कंट्री में बराबर टैक्स लगेगा, पर रेजिडेंट कंट्री है वो क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी। फिर यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब कहा क्या होता है, जहां पे एग्रीमेंट नहीं था। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या, जहां पे एग्रीमेंट नहीं था आपका मतलब इंडिया का यूएसए के साथ, फिर भी इंडिया अपने रेजिडेंट को यूनिलैटरल रिलीफ दे देगी सेक्शन 91 में, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी साथ में करेंगे तो अपना हो जाएगा। फिर अपने देखो 3 पेज हो गए। 3 पेज में अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं कहीं पे आ जाएगा बीच में लिखा हुआ, इंस्टाग्राम हैंडल है @taxcenter, वहां पे जाओ, मेरे को डीएम करो, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डबल टैक्सेशन रिलीफ प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 में डबल टैक्सेशन रिलीफ के क्या प्रोविजन डाले हुए हैं, क्या डाला हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 of the Income Tax Act 1961 provide for the double taxation relief in India। जो सेक्शन 90 है और सेक्शन 91 है वो किस चीज की बात करता है, डबल टैक्सेशन रिलीफ की बात करता है। सेक्शन 90 बेसिकली बात करता है आपके बायलैटरल की, 91 बात करता है यूनिलैटरल के। आगे देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 90 पे आ जाते हैं। 90 क्या बोलता है, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरी, बायलैटरल रिलीफ सेक्शन 90। बायलैटरल रिलीफ की बात करता है सेक्शन 90 में। एग्रीमेंट कर रहे हो आप फॉरेन कंट्री के साथ या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ। फॉरेन कंट्री का मतलब क्या हो गया, यूएसए हो गया। स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब क्या होगा, जो डिस्प्यूटेड एरिया, बेसिकली हांगकांग हो गया, वो साइप्रस वाइप्रस हो गया, मतलब जो एक्चुअली आइसलैंड्स हो गए, केमन आइसलैंड वगैरह। आगे वर्ड्स आएंगे आपको टैक्स ट्रीटी वाले चैप्टर में, वो सब चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या सीखना है कि या तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करिए, फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रही है, या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ एग्रीमेंट करिए। किसके साथ, फॉरेन कंट्री के साथ या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ। कौन सा बायलैटरल रिलीफ मतलब एग्रीमेंट है उनका, तो क्या सेक्शन 90 एप्लीकेबल होगा। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन आपका ब्रह्म वाक्य है, मतलब एकदम आपको रट लेना है। आगे हर क्वेश्चन में DTAA के आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो ये लाइन लिखा हुआ है। सेक्शन 91 प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट CG may enter into an agreement with the government of any country outside India or specified territory outside India। मतलब क्या है, सेक्शन 90 बोलता है, 90 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट जो इंडिया की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर होगी, मे एंटर इनटू एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट और यूएसए की गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट के साथ एंटर हो सकती है एग्रीमेंट में, या इंडिया की गवर्नमेंट कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी है आउटसाइड इंडिया, मतलब जो कंट्री नहीं है पर कोई आइसलैंड वगैरह है, उसके साथ भी एंटर हो सकती है एग्रीमेंट में, ठीक है, अंडर सेक्शन 91। तो किसके लिए, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, क्यों एंटर होगी एग्रीमेंट में। ऐसे तो नहीं है कि भाई मजाक मस्ती बना रहे कि भाई टाइम पास तो करना नहीं है, कुछ तो रीजन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी पावर है, सामने वो यूएसए की गवर्नमेंट के साथ एंटर हो रही है, डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए एग्रीमेंट बना रही है, तो भाई उसका पर्पस क्या है वो एग्रीमेंट का। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब सबसे पहला पर्पस क्या है, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, रिलीफ देना किसके लिए, पहला इनकम ऑन विच इनकम टैक्स हैज बीन पेड बोथ इन इंडिया एंड द कंट्री ऑफ स्पेसिफाइड टेरिटरी। मतलब क्या, ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपने इंडिया में भी टैक्स भर दिया प्लस यूएसए में भी टैक्स भर दिया, ऐसी इनकम पे आपको क्या रिलीफ देना है। दूसरा क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, ये कानून के अंदर आपकी इनकम चार्जेबल हो रही है, एंड अंडर द करेस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया में भी आपकी इनकम चार्जेबल हो रही है, प्लस यूएसए में भी आपकी इनकम चार्जेबल हो रही है, तो उसके ऊपर रिलीफ देना। क्यों रिलीफ देना, टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसके लिए भाई, आपका म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन आपको बनाना है दूसरी कंट्री के साथ, ट्रेड बढ़ाना है दूसरी कंट्री के साथ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है दूसरी कंट्री के साथ, ये पर्पस के लिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट क्या है, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ। देखो आपका बुक जो एग्जाम होगा ओपन बुक एग्जाम होने वाला, सिंपल सी बात है, आपके सामने बुक खुला रहेगा, आपको मतलब समझना है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चल रहा है, सेक्शन 90 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगी फॉरेन कंट्री के साथ। क्यों करेगी, पहला पर्पस है उसका रिलीफ देना। रिलीफ किसके लिए देना, ऐसी इनकम के ऊपर जहां पे इंडिया में भी टैक्स
टैक्स भर दिया है, फॉरेन में भी टैक्स भर दिया है, उसका रिलीफ देने का। दूसरा पर्पस क्या था, वही ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ के अंदर ही इनकम जो इंडिया में चार्जेबल है प्लस वही मतलब जो इनकम टैक्स है उसमें इंडिया में चार्जेबल है प्लस यूएसए के इनकम टैक्स में वहां पे भी चार्जेबल है, तो उसका रिलीफ देने का। क्यों रिलीफ देना, क्योंकि प्रमोट करना है म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम। जो डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम है उसका अवॉइडेंस हो, मतलब क्या, एक ही इनकम पे दो बार टैक्स ना लगे। सिंपल सी चीज है, एक इनकम के ऊपर एक बार टैक्स लगे। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। ये लीगल लैंग्वेज है, आपको इतना ही समझना है कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर इंडिया में या तो इंडिया में टैक्स लगे या फॉरेन में टैक्स लगे, बेसिकली एक इनकम पे एक जगह टैक्स लगे। ये जो इटैलिक प्लस बोल्ड में लिखा हुआ है ये बेसिकली अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि जो आप डबल टैक्सेशन का अवॉइडेंस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन टैक्सेशन, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी टैक्स ना भरो। मतलब समझो कि इंडिया में भी टैक्स लग रहा था, यूएस में भी टैक्स लग रहा था। अभी कोई इस प्रकार से, कोई इस हिसाब से ये डीटीडब्ल्यू को इंटरप्रेट करता है कि वो ना तो इंडिया में टैक्स भर रहा है ना यूएसए में टैक्स भर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आपको इंडिया में टैक्स भरना है या आपको यूएसए में टैक्स भरना है विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन। टैक्स तो भरना है विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन। आपको कम टैक्स भरने का हक नहीं मिलता, आपको बिना टैक्स भरने का हक नहीं मिलता, मतलब नॉन टैक्सेशन का हक नहीं मिलता थ्रू टैक्स इवेजन और टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, ये हम लोग गार वाला चैप्टर आएगा उसमें सीखेंगे। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, खुला चोरी, आप चोरी कर रहे हो टैक्स का। और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि आप लॉ के अंदर काम कर रहे हो पर वो बेनिफिट देना, वो जो आप बेनिफिट ले रहे हो वो बेनिफिट देना लॉ का मकसद नहीं था, वो बेनिफिट देना लॉ का मकसद नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन का मतलब था आप खुला चोरी कर रहे हो। तो ये हम लोग बेसिकली डिटेल में समझेंगे कहां पे, गार वाला चैप्टर आएगा, जो बेप्स वाला चैप्टर है। आपके मॉड्यूल में कुछ नाम रहेगा, एंटी अवॉइडेंस मेजर करके चैप्टर रहेगा, उसमें थर्ड पार्ट है गार, उसमें हम लोग ये सब बेसिकली अच्छे से बहुत सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम। ये पर्पस था कि कोई भी इनकम पे वो दो बार टैक्स नहीं लग सकता अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विदाउट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन टैक्सेशन। इससे आपको हक नहीं मिलता कि आप कहीं टैक्स नहीं भरो, या रिड्यूस टैक्सेशन, आप कम टैक्स नहीं भर सकते थ्रू टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस। दो पॉइंट बेसिकली पढ़े हैं। पहला पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दो पर्पस पढ़े हैं। पहला पर्पस है ग्रांटिंग ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो दो बार टैक्स लग रहा है उसका रिलीफ देना। दूसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों एग्रीमेंट में एंटर करेंगे, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कुछ यूएसए में इंफॉर्मेशन है वो इंडिया को चाहिए। जैसे अभी इंडिया में वो जब मोदी जी आए थे उससे पहले वो सब चल रहा था ना कि स्विट्जरलैंड के बैंक के पास बहुत सारी डिटेल है जो अपने को चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कब होगा, जब इंडिया का और स्विट्जरलैंड का क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन और इवेजन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, और सामने वाली कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी का, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस सच एज इवेजन और अवॉइडेंस। इवेजन और अवॉइडेंस यहाँ पे बहुत बार वर्ड आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका एकदम इन डेप्थ में मीनिंग अपन वहां पे सीखने वाले हैं गार्ड वाले चैप्टर में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके लिए अपन क्या करेंगे, डीटीडब्ल्यू एंटर करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए अंडर दिस एक्ट या सामने वाली कंट्री के एक्ट में कहीं पे भी टैक्स ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे यूएस पे जो इनकम अर्न कर रहा हूं मैं, उस पे इंडिया में टैक्स लगने वाला था बट मैंने भरा नहीं। अगर इंडिया का और यूएस का एग्रीमेंट होगा तो यूएस के गवर्नमेंट वहां से टैक्स निकलवा के इंडिया को दे सकती है। ठीक है, तो चार पॉइंट हम लोग ने, चार पर्पस पढ़े जिसकी वजह से डीटीडब्ल्यू एंटर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या था, रिलीफ देना। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था आपका अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। थर्ड पॉइंट क्या था, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और चौथा पॉइंट क्या था, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। ये चार पॉइंट आपको बेसिकली, ये जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो वाला पार्ट आपको याद रखना है एक बार के लिए। और फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट अपना सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 हुआ। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो डीटीडब्ल्यू है या फिर इनकम टैक्स, दोनों में से जो बेनिफिशियल रहेगा वो एसएससी ऑप्ट कर सकता है।
मतलब क्या, या तो DTAA में जो लिखा हुआ है या इनकम टैक्स में जो लिखा हुआ है, दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एसएससी के लिए वो एसएससी को एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समझो DTAA में कोई रेट दिया हुआ है 10% और इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है 20%, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 10% एप्लीकेबल होगा। कोई इनकम टैक्स में रेट दिया है 10%, DTAA में 20% दिया है, तो एसएससी को कौन सा एप्लीकेबल होगा, 10%। मतलब विचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी वो वाली चीज क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू सच एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। ये वाली लाइन तो मैं बोलता हूँ आप लो और काट दो, क्योंकि ये लाइन आपको एकदम अच्छे से लर्न करनी है, लिख विख के कैसे भी रट्टा मार दो, क्योंकि DTAA का अगर कोई थियरी क्वेश्चन आता है जो बहुत बार आता है तो उसमें आपको ये लाइन लिखनी ही है, कंपलसरी लिखनी है, जो ऊपर भी हम लोग ने देखे थे। इसको आप लोग काट दो। काटना इसलिए नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काटना इसलिए कि आपको लर्न करना है। बार बार ये दिखेगी तो आपको क्या होगा कि इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा नहीं है, वही सेम बार बार लिखी हुई है, ये तो आपने कट कर दी। Or for such avoidance of taxation then in relation to the assessee to whom such agreement applies। agreement किसको applicable होगा, या तो इंडिया के सिटीजन को applicable होगा या यूएस के सिटीजन को applicable होगा। the provision of this act shall apply to the extent they are more beneficial to that assessee। जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा या इनकम टैक्स एक्ट या DTAA है, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो एसएससी को एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी विल अप्लाई। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो 4 पर्पस दिए हुए थे। 4 पर्पस में क्या था, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था, डबल टैक्स अवॉइडेंस वाला पॉइंट था कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलीफ देना था। और चौथा पॉइंट क्या था कि वो टैक्स का रिकवरी करना था। ठीक है, 4 पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या था, जो बेनिफिशियल ज्यादा है वो एसएससी को अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 है, मतलब गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का मतलब क्या होता है, गार होता है। जो गार वाला टॉपिक है वो सबको ओवरराइड कर जाएगा, मतलब भले ही बेनिफिशियल कुछ भी हो DTAA या इनकम टैक्स एक्ट पर, जहां पे गार एप्लीकेबल होगा वही गार ही हमेशा अप्लाई होगा। गार का मतलब क्या होता है, गार वाले चैप्टर में देखेंगे, डोंट वरी। पर गार सबको ओवरराइड कर देगा, DTAA को, इनकम टैक्स एक्ट को, सबसे ऊपर क्या रहेगा, गार रहेगा। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ टर्म यूज इन एनी DTAA विद फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। कुछ मीनिंग है जो अगर दिए हुए हैं DTAA में या इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में, तो कैसे बेसिकली वो मीनिंग क्या रहेगा, वो टर्म्स का उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द टर्म यूज इन DTAA विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एंड नॉट डिफाइन इन एन एग्रीमेंट। मतलब ऐसा टर्म जो आपके DTAA में लिखा हुआ है पर वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, किसमें, एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, DTAA में उसको क्या किया हुआ है, वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, या एक्ट में भी वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया, बट असाइंड अ मीनिंग इन अ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट व्हिचएवर इज स्टिल इन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DTAA बना था उसमें एक कोई तो मीनिंग दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है। टर्म का मतलब क्या, कोई भी ऐसी कोई चीज लिखी हुई, समझो महिंद्रा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब ना तो DTAA में बताया हुआ है, मीनिंग नहीं दिया हुआ है, ना इनकम टैक्स एक्ट में उसका मीनिंग दिया हुआ है, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाला है और नोटिफिकेशन के थ्रू उसका मीनिंग दिया है। ठीक है, तो फिर कौन सा मीनिंग लेने का, तो द टर्म शाल हैव बीन द मीनिंग असाइन इन द सेड नोटिफिकेशन एंड द मीनिंग शाल बी डीम टू हैव इफेक्ट। मतलब मीनिंग कौन सा लेना है, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो मीनिंग लेना है। पर मीनिंग ये जो लाइन लिखा हुआ है ये बहुत बार MCQ में, मॉक टेस्ट वगैरह में पूछा हुआ है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, शायद May 18 के अटेम्प्ट में भी पूछ लिया था। The term shall have been meaning assigned in the said notification। जो नोटिफिकेशन में मीनिंग दिया है वही मीनिंग माना जाएगा। And the meaning shall be deemed to have effect from the date on which the DTAA came into force। जब DTAA came into force में, जब DTAA फोर्स में स्टार्ट हुआ था, मतलब DTAA जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से वो मीनिंग अप्लाई होगा। कौन सा मीनिंग, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर कोई मीनिंग वापस स्टार्ट करता होगा, अगर कोई टर्म यूज हुआ है DTAA में, उसका मीनिंग ना तो DTAA में दिया हुआ है ना एक्ट में दिया हुआ है, तो कौन, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन उसका मीनिंग बताया, तो वो नोटिफिकेशन वाला मीनिंग ही माना जाएगा। और कब से माना जाएगा, जब DTAA केम इनटू फोर्स हुआ था तब से माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, द टर्म यूज इन एनी DTAA, कोई टर्म है जो DTAA में यूज हुआ है विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विच इज नॉट डिफाइंड इन DTAA इटसेल्फ। DTAA में कोई टर्म यूज हुआ है जो DTAA में डिफाइन नहीं है, तो कौन सा मीनिंग लेना है,
विच इज डिफाइंड इन DTAA, मतलब बेसिकली वो मीनिंग जो है वो DTAA में डिफाइन किया हुआ है। तो कौन सा मीनिंग लेना जो DTAA में लिखा है वो ले लो। द थर्ड पॉइंट क्या है, द टर्म यूज इन DTAA विद फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विच इज नॉट डिफाइंड इन DTAA, जो डिफाइन नहीं है DTAA में बट डिफाइन इन इनकम टैक्स एक्ट, पर वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। तो आपको कौन सा लेना है, जो इनकम टैक्स में दिया हुआ है वो आपको मीनिंग लेना है। सबसे पहला क्या, DTAA में मीनिंग टर्म को यूज हुआ है DTAA में और उसका मीनिंग DTAA में दिया हुआ है, तो वही ले लो। अगर कोई टर्म यूज हुआ है DTAA में, अगर कोई टर्म यूज हुआ है DTAA में पर उसका मीनिंग DTAA में नहीं दिया पर इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, तो कौन सा ले लो, जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया है। थर्ड, अगर कोई DTAA में टर्म यूज हुआ है जिसका मीनिंग ना तो DTAA में दिया है ना इनकम टैक्स एक्ट में दिया है पर थ्रू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है, तो नोटिफिकेशन वाला मीनिंग ले लो। कब से ले लो, जब DTAA आया था तब से ले लो। होप सो क्लियर है। 4 पॉइंट पढ़े, तो अभी हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़ लिए सेक्शन 90 के। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट पर्पस दिया था DTAA एग्रीमेंट क्यों एंटर करने का, बेसिकली वो रिलीफ देता है। सेकंड पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन है। थर्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। चौथा टैक्स रिकवरी है। ये साथ साथ में सुन लो तो याद हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया था, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी वो अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट, जहां पे गार आएगा वहां पे क्या होगा, गार ओवरराइड कर देगा DTAA को भी इनकम टैक्स एक्ट को भी। चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट था कि अगर वो मीनिंग वाला, अगर मीनिंग DTAA में दिया है तो वो ले लो, DTAA में नहीं दिया, इनकम टैक्स में दिया तो वो ले लो, दोनों में नहीं दिया, नोटिफिकेशन में दिया वो ले लो। कहां से अप्लाई होगा, जब DTAA केम इनटू फोर्स। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट, अभी पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है कि चलो इंडिया का मैं रेजिडेंट हूँ, यहाँ से मैं रेजिडेंस के थ्रू टैक्स भर रहा हूँ, यूएस में मैं थ्रू सोर्स के टैक्स भर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि जो यूएस से मैं इनकम अर्न करूंगा उसमें इंडिया में मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई मतलब सिंगापुर का आदमी है, वो यूएस में जानबूझ के कंपनी खोलता है बिकॉज वहां पे समझो टैक्स रेट कम है फॉर एग्जाम्पल, और वो बेनिफिट ले रहा है जानबूझ के। कहाँ का ये एग्रीमेंट का, इंडिया और यूएस का। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो गवर्नमेंट को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको पता कैसे चले कि जो रिलीफ ले रहा है ये एक्चुअली यूएस का ही है, ये एक्चुअली इसने यूएसए से ही सोर्स से इनकम अर्न किया। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है वो यूएसए की गवर्नमेंट से ऑब्टेन करके इंडिया में देना पड़ेगा। फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दो, फर्स्ट पैराग्राफ में वही लिखा है कि थर्ड पार्टी रेजिडेंट है वो इंटेंडेड टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट ले सकता है। तो देयरफॉर सेक्शन 94 प्रोवाइड्स दैट नॉन रेजिडेंट टू हुम द एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 91 अप्लाई, वो वाले नॉन रेजिडेंट जिसपे 91 अप्लाई होता है, शैल बी अलाउड टू क्लेम द रिलीफ, उसको रिलीफ मिलेगा भाई, सब टेंशन लेने की बात नहीं, मिलेगा आपको रिलीफ अंडर सच एग्रीमेंट इफ टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, इफ TRC obtained by him, अगर वो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेके आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और स्पेसिफाइड टेरिटरी इज फर्निश्ड डिक्लेयरिंग द रेजिडेंस ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया और द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। मतलब सिंपल सी चीज है कि भाई तेरे को वहां से TRC लेके आना है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेके आना है, वो लेके आएगा तो ही तेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑल्सो सेक्शन 91B प्रोवाइड्स दैट ट्रीटी साल भी, वही ऊपर जो अमेंडमेंट था कि भाई तुमको अनइंटेंडेड बेनिफिट नहीं लेना, आपको जो ट्रीटी है वो टैक्स डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए है, टैक्स कम हो इसके लिए नहीं है भाई, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए, वही लिखा है। ऑल्सो सेक्शन 91B प्रोवाइड्स दैट ट्रीटी शैल बी नॉट यूज्ड फॉर क्लेमिंग रिड्यूस्ड टैक्सेशन थ्रू टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट पे आता है। Therefore, the certificate, कौन सा certificate, tax residency certificate TRC, issued by the government of foreign country would constitute प्रूफ ऑफ टैक्स रेसिडेंसी। वो क्या रहेगा कि वो वहां का टैक्स रेजिडेंट है, उसका प्रूफ है, विदाउट एनी फर्दर कंडीशन रिगार्डिंग फर्निशिंग द प्रिस्क्राइब पार्टिकुलर्स देयर। मतलब क्या, जो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको बस TRC सबमिट कर दिया ना, वही उसका प्रूफ है कि वो वहां का टैक्स रेजिडेंट है। अब भी यहाँ का जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी कोई औकात नहीं है कि वो भाई वो आदमी को बोले कि ये इन्फॉर्मेशन दो वो इन्फॉर्मेशन दो। TRC लेके आ गया प्लस कुछ प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स है, कुछ छोटी मोटी, जैसे आपका स्टेटस क्या है वो आगे आएगी डिटेल, वो सब बता दो बस। इसके आगे वो कुछ एडिशनल इंक्वायरी नहीं कर सकता। इन एडिशन टू सर्टिफिकेट इश्यूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट द असेसी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सच अदर डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको नीचे बताया कि वो नेम एड्रेस वगैरह, जो स्टेटस वगैरह वो बताना पड़ेगा, लिस्ट है पूरा, मैं आपको बता देता हूँ, वो लेके आ गए, बस खत्म। फिर सातवां पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सातवें पॉइंट पे आप स्टार मार्क वगैरह कुछ है तो लगा दो।
इसके ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन भी है, द चार्ज ऑफ रेट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स चार्ज होता है एट द रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल। इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या है, वो मैं बीए वाला नहीं, नॉर्मल बात करूं, नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में टैक्स रेट क्या है, एक तो 25% है, 400 करोड़ से ऊपर परसों टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो वो, और दूसरा क्या है, एक तो 25%, दूसरा 30%, और फॉरेन कंपनी के केस में क्या है 40%। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी के ऊपर चार्ज जो लग रहा है टैक्स का एट रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल, मतलब यहाँ पे 40% लग रहा है, वहां पे 30% लग रहा है, कि वो वाला टैक्स जिसपे फॉरेन कंपनी पे टैक्स ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी और टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन कंपनी। तो वो जो 40% है वो ये नहीं माना जाएगा कि वो लेस फेवरेबल चार्ज है या लेवी ऑफ टैक्स, मतलब क्या, वो हम लोग ने ऊपर एक पॉइंट देखा था, क्या पता है कि इनकम टैक्स एक्ट और डीटीडब्ल्यू विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसिव वो अप्लाई होगा। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉरेन कंपनी के हाथ में कितना 40%, डीटीडब्ल्यू में रेट समझो कितना दिया हुआ 30%, क्योंकि डीटीडब्ल्यू तो यही बोलेगा ना कि भाई तुम्हारे जो कंट्री में रेट है वो वाला दो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 40% है, वहां पे 30% है, तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल क्या है 30%। पर यहाँ पे स्पेशली आपके कानून में ही डाल दिया ये लोग ने कि जो फॉरेन कंपनी पे टैक्स लग रहा है वो वाला रेट जो डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा है वो ये नहीं माना जाएगा कि वो लेस फेवरेबल है, shall not be regarded as less favorable or levy or tax in respect of such foreign company। ठीक है, तो मतलब ये लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा कि भाई यही रेट है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने हम लोग के 7 पॉइंट हो गए, ये 7 पॉइंट हो सके तो आपको ओवरव्यू याद रखना है, अंदर का कंटेंट आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 7 पॉइंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपका टैक्स ट्रीटी है डीटीडबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म देता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म का मतलब क्या, कौन सी कंट्री को कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जनरली कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म नहीं देगा कि कैसे कंप्यूट करना है आपको इनकम, ये नहीं देगा, ये बस डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म देगा कि इंडिया में कितना टैक्स लगेगा, यूएस में कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, Notification number 91/2008 dated 28/2008 issued by CBDT state that income of a resident of India may be taxed in other country, मतलब इंडियन पर्सन का इनकम यूएसए में टैक्स हो सकता है एज पर डीटीडब्ल्यू, शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब क्या करना है, अगर ऐसा हो रहा है कि इंडिया में रिलीफ देना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो यूएस में चार्ज हो रहा है इनकम, मतलब इंडिया में समझो मेरा 5 लाख रुपए इनकम है, यूएस में मेरा इनकम है 5 लाख रुपए, दोनों का टोटल कितना है 10 लाख, तो इंडिया में पहले पूरे 10 लाख के ऊपर टैक्स निकाल दो, फिर जो यूएस में और इंडिया में दोनों में जो डबल इनकम टैक्सेबल हुआ है, डबली टैक्स इनकम है, उसके ऊपर क्या आप रिलीफ दे दो, सिंपल सी बात है, पहले दोनों इनकम पे टैक्स लगाओ और उसके बाद क्या रिलीफ दे दो, कौन सा, डबल वाली टैक्स इनकम का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 9 पॉइंट और इसके साथ ही अपना कौन सा सेक्शन 90 खत्म हो गया। जो 90A इसके बाद है सेम टू सेम लाइन बाय लाइन, जो यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया एक बार आपको समझ गए रहेंगे पूरे अच्छे से, साथ में अभी याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, सेक्शन 91 क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर कर सकता है एग्रीमेंट में दूसरे गवर्नमेंट के साथ या कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किसके लिए करेगा, पर्पस क्या है, पहला ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, डीटीडब्ल्यू इनकम टैक्स व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी वो अप्लाई होगा। थर्ड गार आ गया तो सही सबको ओवरराइड कर देगा। चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई डीटीडब्ल्यू में टर्म यूज है और वो डीटीडब्ल्यू में मीनिंग दिया है तो वही ले लो, डीटीडब्ल्यू में टर्म यूज है पर मीनिंग डीटीडब्ल्यू में नहीं दिया पर इनकम टैक्स में दिया है तो इनकम टैक्स ले लो। तीसरा, टर्म यूज है डीटीडब्ल्यू में, उसका मीनिंग ना तो इनकम टैक्स में दिया है ना डीटीडब्ल्यू में दिया है, तो कौन सा मीनिंग लेना है, नोटिफिकेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था इन ऑफिशियल गजेट वो वाला मीनिंग ले लो। कब से लेना है, जब से डीटीडब्ल्यू केम इनटू फोर्स आया था तब से। पांचवा पॉइंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो बेसिकली दूसरे कंट्री से जो इनकम लेके आ रहे हो अर्न कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स भर रहे हो, उसका रिलीफ लेना है तो आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, विदाउट एनी फर्दर उसके बाद कुछ प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर है वो भी आपको बताने पड़ेंगे, नीचे आपको दिए हुए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। द चार्ज ऑफ टैक्स, फिर 7 पॉइंट कौन सा था, जो फॉरेन कंपनी जो हायर रेट पे चार्जेबल होती है वो शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल हो, ये नहीं माना जाएगा कि वो लेस फेवरेबल चार्ज है। और फिर जो डीटीडब्ल्यू है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म देता है ना कि कंपटीशन मैकेनिज्म। और लास्ट पॉइंट क्या है, पहले दोनों का ऐड कर लो फिर रिलीफ दे दो।
फिर ये चार्ट क्या है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन बाय टेंशन, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर दिया है इंस्टीट्यूट ने आपको। ये ओईसीडी क्या होता है, यूएन क्या होता है, यहाँ पे भी नीचे लिखा है दीज मॉडल टैक्स कन्वेंशन विल बी डिस्कस इन चैप्टर 9 ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो ये वहां पे हो जाएगा अपना कवर। अभी क्या है, इलस्ट्रेशन 1 पहला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटीज एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरराइड द डोमेस्टिक लॉ। क्या ये डोमेस्टिक लॉ को जो इंडिया का कानून है, डोमेस्टिक लॉ मतलब क्या, इंडिया इनकम टैक्स एक्ट, उसको ओवरराइड कर देगा क्या डीटीडब्ल्यूए? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि साफ साफ लिखा था विचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। अगर डीटीडब्ल्यूए में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो एसएससी क्या डीटीडब्ल्यूए ऑप्ट कर लेगा, तो क्या ओवरराइड कर लिया उसने इनकम टैक्स एक्ट को। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेक्शन 92 provides that where a double taxation avoidance treaty is entered into by government, the provision of Income Tax Act 1961 would apply to the extent they are more beneficial to assessee। जो assessee को more beneficial होगा वो benefit लेगा। In case of any conflict between the DTAA और इनकम टैक्स एक्ट, अगर इनकम टैक्स एक्ट और DTAA में कोई लड़ाई हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, द प्रोविजन ऑफ DTAA है वो प्रिवेल करेंगे ओवर इनकम टैक्स एक्ट, पर जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया। बस इतना ही बात है कि इसमें क्या लिखा था, क्या ओवरराइड मतलब करेक्ट है क्या, डीटीडब्ल्यूए इनकम टैक्स को ओवरराइड कर देता है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस पे है? सेकंड क्वेश्चन वो मैंने फॉरेन कंपनी वाला बताया ना, द रेट ऑफ टैक्स एट विच फॉरेन कंपनी इज चार्जेबल विच इज हायर देन rate which domestic company is chargeable shall not be treated as less favorable, वो वाला जो लाइन था ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। कॉस्मोस लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशस। कॉस्मोस लिमिटेड जो मॉरिशस में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में ब्रांच है। कहाँ पे? हैदराबाद में। अप्रैल 2020 में उसने ब्रांच ओपन किया था। द इंडियन ब्रांच हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 डिस्क्लोजिंग इनकम ऑफ ₹50 लाख। जो इंडियन ब्रांच है उसने अपना रिटर्न भरा है और अपना इनकम 50 लाख दिखाया है, ठीक है। इट पेड टैक्स एट द रेट 30%। जो डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में टैक्स रेट रहता है 30% पे उसने टैक्स भर दिया है, प्लस एजुकेशन सेस 4% लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ 2 ऑफ आर्टिकल 24 ऑफ डीटीडब्ल्यूए बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, बेसिकली एक फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में ब्रांच है, उसने यहाँ पे रिटर्न भरा, उस पर 40% नहीं टैक्स भरा, 30% टैक्स भरा। क्यों? बिकॉज वो डीटीडब्ल्यूए में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, द असेसिंग ऑफिसर computed tax on Indian branch at the rate of 40% plus education cess। उसने क्या बोला कि भाई 30% नहीं 40% पे आपको टैक्स लगेगा। इस एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन अकॉर्डिंग विद लॉ, क्या असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन था वो अकॉर्डिंग विद लॉ था क्या? आपको क्या लगता है? 2 मिनट का पॉज लो और सोचो एक बार के लिए कि क्या लगता है। तो पॉज करके सोच लो भाई। और क्या सॉल्यूशन की बात करें, ये जो कट किया हुआ है वो ऐसा नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको ऊपर बोला था, आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन में इसका रेफरेंस ये लोग देते ही है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन गवर्नमेंट और कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस मे बी देन इन रिलेशन टू एसएसए टू whom such agreement applies, the provision of Income Tax Act 1961 shall apply to the extent they are more beneficial to SSE। वही एक ब्रह्म वाक्य है जो ये हर जगह यूज करते हैं, आपको एक बार याद कर लेना है। बार बार आपको दिखेगा तो आपको लगेगा इतना बड़ा आंसर लिखना है, भाई इतना बड़ा आंसर नहीं, ये लोग ने वही बार बार लिखा हुआ है। Thus, in view of paragraph 2 of Article 24, it appears that Indian branch of Cosmos Limited incorporated in Mauritius is liable to tax in India at rate domestic company 30% which is lower than the foreign company, ठीक है। However, explanation 1 to section 90 जो ऊपर clarify करता था, tax in respect of foreign company at a rate higher than a domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in respect of such foreign company। Therefore, in view of such explanation, the action of assessing officer 40% वो जो है वो करेक्ट है, वो अकॉर्डेंस विद लॉ है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना रिवीजन चल रहा है, ये मैं फुल फ्लेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मेरा स्पीड जानबूझ के स्लो है, आप 1.25 या 1.5 की स्पीड से सीख सकते हो, पर इससे क्या होगा, आपको सब कुछ रिटेन हो जाएगा, मॉड्यूल में क्या क्या लिखा है आपको समझ जाएगा। ये फुल क्लास नहीं है, जस्ट एक रिविजन वीडियो है।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आरिफ वाला है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर अभी नहीं करा सकते बिकॉज उसका पर्पस है, जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है उसमें एक टाई ब्रेकर रूल होता है। टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी, कोई अगर एसएससी इंडिया का भी रेजिडेंट बन जाता है प्लस बाहर वाली कंट्री मतलब यूएसए का भी रेजिडेंट बन जाता है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है सर कि इंडिया का भी रेजिडेंट बन गया, यूएस का भी रेजिडेंट बन गया? हो सकता है सर, समझो कि इंडिया में कितना है, वो 182 डेज है, अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। पर अगर समझो सामने वाली कंट्री में 120 दिन ही है, अगर आप 120 डेज से ज्यादा वहां रहे तो आप रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो 180 डेज यहाँ पे रहा है, बचे हुए वहां पे रहा है, तो यहाँ का भी रेजिडेंट बन गया, वहां का भी रेजिडेंट बन गया। तो वैसे केस में कैसे होगा? तो वो एक टाई ब्रेकर रूल होता है, इजी सा चीज है, ऐसा कोई टफ नहीं है। उस बेसिस से आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अपन मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर ये थोड़ा क्वेश्चन है, तो वो करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो ऊपर सेक्शन 90 पढ़ा था, उसके बाद सेक्शन 90A होता है। सेक्शन 90 और सेक्शन 90A लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऊपर से, पर डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। Section 90A provides that any specified association in India, वहां पे कौन था? इंडियन गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही थी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं कर रही, यहाँ पे कौन एग्रीमेंट कर रही है? स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया जो है वो एग्रीमेंट कर रही है, किसके साथ? स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन स्पेसिफाइड टेरिटरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एज मे बी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट। यहाँ पे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही थी, यहाँ पे कौन स्पेसिफाइड एसोसिएशन एग्रीमेंट कर रही है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बाकी सब लाइन बाय लाइन। पहले देखो 4 पॉइंट थे, ग्रांटिंग ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, फिर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकवरी ऑफ टैक्सेशन, ये सब सेम टू सेम है, सेम टू सेम सब पॉइंट डाले हुए, छापे मारे हुए, और कुछ नहीं है। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दिया हुआ है तो ध्यान में रख लो। जो हम लोग ने ऊपर देखा था टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, उसके साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी थी, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन अगर असेसिंग ऑफिसर मांगता है तो आपको देनी पड़ेगी। तो उसमें ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 5 चीजें वो आपको बतानी पड़ सकती है। पहला क्या? स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या? आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, क्या हो स्टेटस। सेकंड नेशनलिटी, इंडिविजुअल के केस में, और बाकी के केस में कंपनी वगैरह है तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हो वो बता दो। पहला स्टेटस, दूसरा नेशनलिटी। थर्ड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे इंडिया में अपना पैन कार्ड का नंबर है वैसा हर कंट्री में कुछ ना कुछ नंबर होगा, वो वाला। चौथा पीरियड फॉर विच रेसिडेंशियल स्टेटस एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट रिफर टू 94 90A4। 94 का मतलब क्या? जो टैक्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट था उसमें जो पीरियड मेंशन है वो रेसिडेंशियल स्टेटस का, उसके बारे में जानकारी देनी है। और पांचवा क्या? एड्रेस ऑफ एसएससी, आपका एड्रेस कहाँ पे है वो, इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर मैं यूएस में जब जाता हूँ तो रहता हूँ तो मेरा यूएस का एड्रेस क्या है उसके बारे में डिटेल है। पहला स्टेटस, दूसरा नेशनलिटी, थर्ड वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, चौथा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में वो पीरियड वाला पॉइंट, और पांचवा एड्रेस। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या? however the assessee may not require to provide the information or any part thereof if the information or part thereof has the case may be is already contained in TRC। अगर कोई इंफॉर्मेशन TRC के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, TRC के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन वापस से आपको देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और असेसी को ये ऊपर वाली डिटेल है वो आपको मेंटेन करके रखनी है, जब ये असेसिंग ऑफिसर मांगेगा तो आपको देनी पड़ेगी। ये फिर वही वापस वो 6 और पॉइंट सेम, 6 और 7 वाला पॉइंट सेम है कि चार्ज ऑफ टैक्स हायर कंपनी वाला, वो वाला कि जो कंपनी के केस में हायर टैक्स रेट लगता है विच इज नॉट बेनिफिशियल, वो वाला पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट भी सेम है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो 90 और 98 90A कॉपी मारा है, 90 में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है, यहाँ पे स्पेसिफाइड एसोसिएशन एग्रीमेंट करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऊपर हम लोग ने डिटेल देखी थी वही डिटेल के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सी डिटेल लगेगी, वो वाला पार्ट। फिफ्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, अभी सेक्शन 90 हो गया, सेक्शन 90A हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑब्वियसली बात है आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करने हैं, उसमें कोई सवाल जवाब की बात ही नहीं है। एक बार हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना।
क्योंकि देखो इंटरनेशनल टैक्स में तो प्रॉपर केस स्टडी आएगी बड़ी बड़ी, तो उसमें तो कोई ये इतना मतलब अगर ये सेम आ जाता है तो आपको छापना है, पर जो डीटी में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं उसके लिए आपको ये कैसे फॉर्मेट में लिखना है, कैसे याद रखना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस लगेगी। ये वीडियो आपको ये सब एकदम इजीली क्लियर कर देगा कि इसमें बेसिकली लिखा क्या है, क्यों लेके आए वो तो हम लोग डिटेल क्लासेस में ऑब्वियसली बातें देखेंगे, बट फास्ट फास्ट आपका पूरा मॉड्यूल का रिविजन हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 91 जो कि इंपॉर्टेंट है। डीटी में ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन ये टॉपिक पे आ चुके हैं। मैंने बोला हर 3 में से 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। तो बायलैटरल रिलीफ में बेसिकली क्या था, बायलैटरल रिलीफ में हम लोग ये सीख रहे थे कि बायलैटरल रिलीफ में अगर इंडिया का यूएस के साथ एग्रीमेंट है, इंडिया का यूएस के साथ एग्रीमेंट है, तो उसके बाद वो रिलीफ कैसे देंगे, वो दोनों मिल बैठ के बायलैटरली देंगे। अगर इंडिया का यूएस के साथ समझो एग्रीमेंट है ही नहीं, फिर भी मैं हूं दोनों जगह पे टैक्स भर रहा हूं, तो मेरे को कोई तो क्रेडिट देगा, तो कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी। मैं ऑब्वियसली बात है मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, तो मेरे को इंडियन गवर्नमेंट क्या देगी, क्रेडिट देगी। तो कैसे क्रेडिट देगी, क्यों क्रेडिट देगी, उसकी कंडीशन है। तो in the case of income arising to an assessee in a country with which India does not have double taxation agreement, ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया का ड्यूटी डबल ए नहीं है, रिलीफ वुड बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 91। सेक्शन 91 में आपको रिलीफ मिलेगा प्रोवाइडेड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। ये जो 6 कंडीशन नीचे दी हुई है, ये अगर फुलफिल होती है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। पहला कंडीशन क्या है, असेसी वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, जो एकदम इजी कंडीशन है, आपको अभी ये वीडियो के साथ ही याद हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है, असेसी जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, असेसी जो है इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, जो इनकम एक्रूज और अराइज, जो इनकम एक्रू या अराइज बाहर होनी चाहिए, इंडिया के बाहर होनी चाहिए, तभी तो भाई रिलीफ ले रहे हो। सोर्स बेसिस पे आपको इनकम ऑन होनी चाहिए। द इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, जो इनकम है वो अक्रू अराइज कहाँ, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, और डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अभी सर बोलोगे कि आप फालतू पॉइंट लिखा, सेम ही तो बात है कि अगर इंडिया से बाहर अक्रू या अराइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया में अक्रू अराइज नहीं हो रहा। पर यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि डीम 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 का मतलब क्या है, सेक्शन 9 आप जब पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर नॉन रेजिडेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। सेक्शन 9 में ऐसे कुछ कंडीशन दी है जो एक्चुअली इनकम एक्रू अराइज इंडिया में नहीं होती, पर वो मान ली जाती है, वो डीम कर ली जाती है कि वो इनकम जो है वो एक्रू एंड अराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए एसएससी। दूसरा पॉइंट क्या था, इनकम एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इनकम जो है वो आउटसाइड हो रही है, वो डीम नहीं होनी चाहिए इंडिया में एक्रू एंड अराइज। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, इनकम इन क्वेश्चन हैज बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन फॉरेन टैक्स, मतलब जो मैंने लाइन गाई में पढ़ ली उसको इग्नोर करो। जो इनकम बाहर एक्रू अराइज हो रही है उसके फॉरेन में उसके ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए, और वो फॉरेन में जो चार्ज होना चाहिए वो असेसी ने टैक्स पे भी कर दिया है बाहर। और 6 पॉइंट क्या है, और इंडिया का और यूएस के साथ कोई भी डीटी डबल ए नहीं है। सर क्या पढ़ा समझा नहीं, मैं आंखें बंद करो और सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको ये सब याद हो जाएगा। पहला पॉइंट ये था कि जो असेसी है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं वो इनकम इंडिया के बाहर एक्रू या अराइज होना चाहिए। तीसरा, जो मेरा इनकम एक्रू अराइज बाहर हुआ है वो डीम टू एक्रू अराइज इंडिया में नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा, जो इनकम मैं बाहर एक्रू या अराइज कर रहा हूं उसके ऊपर बाहर टैक्स चार्जेबल होना चाहिए। करेक्ट। पांचवा, जो बाहर टैक्स चार्जेबल है उसके ऊपर मैंने टैक्स पे भी कर दिया है बाहर, ऑब्वियस सी बात है, कोई मैं बाबा लग रहा रहूंगा पर आपको याद हो जाएगा। 6 पॉइंट क्या है कि इंडिया का और यूएस का डीटी डबल ए नहीं होना चाहिए। यूएस का मतलब वो बाहर वाली कंट्री का और इंडिया का डीटी डबल नहीं होना चाहिए। अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिशन ऑफ यूनिलैटरल रिलीफ, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है, अगर दिख नहीं रहा है तो 720 पिक्सल पे वीडियो को चलाओ, दिखेगा आपको, थोड़ा नेट बर्बाद हो जाएगा, पॉज कर लेना, अपनी बुक में लिख देना। पहला क्या, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिलैटरल रिलीफ। कंप्यूटेशन कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में है कंप्यूट द टैक्स एज पर इंडियन टैक्स लॉ बाय टेकिंग बोथ इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। ये क्या लिखा है सर, क्या फालतूगिरी है, कुछ फालतूगिरी नहीं है, सिंपल सी बात बोलता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, जितना इंडिया में मैंने समझो 5 लाख रुपए अर्न किया, फॉरेन में 5 लाख रुपए अर्न किया, दोनों को ऐड करो, दोनों पे जो भी डिडक्शन वगैरह एटीसी वगैरह में जो भी मिल रहा है वो सब ले लो और इंडिया में टैक्स निकाल दो। क्या करना है, इंडिया में टैक्स निकाल देना है। सबसे पहले क्या करो, कंप्यूट टैक्स एज पर इंडियन टैक्स लॉ बाय टेकिंग
बोथ इंडियन एंड फॉरेन इनकम, इंडिया की इनकम भी लो, फॉरेन की इनकम भी लो, दोनों को ऐड करो और दोनों के ऊपर इंडिया में टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में क्या करना है, एवरेज टैक्स रेट निकाल दो। जो मैंने इंडिया में टैक्स निकाला, मतलब समझो 10 लाख रुपया मेरी इनकम आई थी, 10 लाख पे जो भी टैक्स आ रहा था वो टैक्स आया, उसको डिवाइड बाय 10 लाख करो, टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये क्या आ गया आपके एवरेज टैक्स रेट आ गई। थर्ड पॉइंट, फॉरेन में टैक्स रेट क्या है वो देख लो, फॉरेन में टैक्स रेट क्या है वो देख लो सर, देख ली। चौथा, अभी जो डबली टैक्स इनकम है, जो 5 लाख रुपए तो इंडिया में कमाई थी वो तो स्पेसिफिकली इंडियन इनकम थी, जो दूसरी 5 लाख थी जिसपे मैंने यूएसए में भी टैक्स भरा है, जिसमें मैंने इंडिया में भी टैक्स भरा है, करेक्ट है। तो वो वाली जो डबली टैक्स इनकम है उसके ऊपर आपको क्या करना है, फॉरेन टैक्स रेट है जो स्टेप नंबर 3 है, वो उसके हिसाब से टैक्स निकाल दो, मतलब डबली टैक्स इनकम इनटू फॉरेन टैक्स। और पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट में डबली टैक्स इनकम इनटू इंडियन टैक्स। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है। क्या मैंने बोला, जो डबली इनकम है इनटू फॉरेन टैक्स रेट ले लो, डबली इनकम इनटू आपका इंडियन टैक्स रेट ले लो, दोनों में से जो कम रहेगा उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्या बोला सर, वापस एक बार बोलता हूँ, नहीं समझा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, इजी सी चीज है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटेशन इंडिविजुअल का कैसे करते हैं, बेसिकली वो भी आपको रहेगा। कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कंप्यूट करो टैक्स एज पर इंडियन टैक्स लॉ, दोनों इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों का टोटल करो, और उसके हिसाब से इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से आप क्या करो, कंप्यूटेशन कर दो। सेकंड, एवरेज टैक्स रेट निकाल दो, मतलब जो टैक्स आया प्लस एजुकेशन सेस वगैरह सब ऐड करके जो टैक्स आया डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100 कर दो, क्या आ जाएगा आपका टैक्स, एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा। स्टेप 3 क्या, जो फॉरेन में टैक्स रेट क्या है वो निकाल लो, 3 चीज आ गए। चौथा, जो डबली टैक्स इनकम है उसको मल्टीप्लाई करो फॉरेन के टैक्स रेट से, डबली टैक्स इनकम को मल्टीप्लाई करो इंडियन टैक्स रेट से, जो लोअर है उतना आपका रिलीफ है। इज इट ओके? क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, नंदिता एंड इंडिविजुअल रिलीफ 91 निकालना है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको क्योंकि मुझे पता है, तो उसका प्रैक्टिस करते हैं कैसे क्वेश्चन में निकलता है। नंदिता एन इंडिविजुअल रेजिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती एज 60 ईयर्स। जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, नंदिता रेजिडेंट है प्लस एज 60 ईयर से ज्यादा है, मतलब क्या वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन देखने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, कि एक एज वाले कंडीशन, दूसरी रेजिडेंस वाली कंडीशन। रेजिडेंट इंडिया की होनी चाहिए, है, प्लस एज 60 से ज्यादा है, यस है, तो मतलब 60 या उससे ज्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन है। इज वेल नोन ड्रामेटिस्ट deriving income from rupees 1,10,000 from theatre played abroad, मतलब फॉरेन इनकम है उसका कितना, 1,10,000। मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ अभी, फॉरेन इनकम है 1,10,000, ठीक है। फिर टैक्स ऑफ 11,000 हैज बीन डिडक्टेड इन अ कंट्री वेयर द प्लेस फॉर परफॉर्म, जहां पे उसने 1,10,000 रुपए इनकम कमाया वहां पे उसने 11,000 रुपीज टैक्स भी भर दिया, टैक्स पेड 11,000। तो वहां का एक कंडीशन था, पता है कि जो फॉरेन इनकम आप अर्न कर रहे हो वहां पे फॉरेन में टैक्स चार्जेबल होना चाहिए, प्लस आपने वहां पे टैक्स पे कर दिया रहना चाहिए। तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका बेसिकली 10%, मेरे को पता था 10% ही आने वाला है, फिर भी बता रहा हूँ कि कैसे निकालने का, 10% टैक्स रेट आ जाएगा। फिर इंडिया डज नॉट हैव एनी डीटीडब्ल्यूए, सेक्शन 90 का कोई डीटीडब्ल्यूए नहीं है विद दैट फॉरेन कंट्री, तो आपका यूनिलैटरल रिलीफ अप्लाई होगा, ठीक है। हर इंडियन इनकम अमाउंटेड टू रुपीज 6,10,000, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको गैप देता हूँ, यहाँ पे इंडियन इनकम की बात करते हैं। इंडियन इनकम कितना है, 6,10,000 रुपीज, ठीक है। तो टोटल इंडियन इनकम प्लस स्टेप 1 क्या था अपने को, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों को ले लो और इंडियन के टैक्स लॉ के हिसाब से उसका क्या टैक्स निकाल दो। In view of tax planning, C has deposited rupees 1,50,000 in PPF. PPF में उसने 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है and paid contribution to approved pension fund of LIC 32,000. तो मतलब 2 पेमेंट की है, एक 1,50,000 का PPF में किया है और 32,000 का पेंशन फंड ऑफ LIC में किया है। तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाएगी, एक तो 80C में 1,50,000 किया है और 80CCC में 32,000 किया है, पर दोनों को मिला के आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 का ही मिलेगा। तो हम लोग 80CCE में
ये अभी आप लॉजिक पूछोगे तो 80cc ऐसा सेक्शन होता है जो बोलता है 80C प्लस CCC प्लस CCD1 तीनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलता है 1,50,000 का। एक बार का डिडक्शन चैप्टर मैंने रिवाइज किया हुआ है यूट्यूब पे, आप एक बार सर्च करना टैक्स सेंटर के नाम से तो मिल जाएगा। अभी वो समझाएंगे तो अननेसेसरी रिविजन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। 1,50,000 PPF और ये दोनों का हो गया। फिर C ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 28,000 इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो 80D में आपको डिडक्शन मिलता है। वो खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा। अगर नॉर्मल होती है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। तो यहाँ पे 28,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 80D में during the previous year and give payment of medical insurance premium of 26,000 to ensure the health of her mother, a non-resident 84 years। यहाँ पे कैच है, यहाँ पे मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस है। यहाँ पे क्या बोला है कि 28,000 का तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, पर उसकी मॉम जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अगर आप नॉन रेजिडेंट होते हो तो आपको सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसको नॉर्मल ही माना जाएगा। और अगर नॉर्मल पेरेंट्स है तो उसके बिहाफ पे कितना डिडक्शन मिलता है 25,000 का मिलता है। तो 80D में आपको डिडक्शन मिल जाएगा प्लस 28,000 प्लस 25,000। 25,000 क्यों आया? बिकॉज उसकी मॉम नॉर्मल सिटीजन सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट पेरेंट्स है तो उसको मैक्सिमम 25,000 का बेनिफिट ही 80D में अलाउड होता है। तो आपका और कुछ है क्या पॉइंट? Who is dependent? ठीक है, compute the tax liability। तो ये 7,20,000 माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है कि ये लेस हो जाएंगे दोनों, तो आपका 5,17,000 इनकम आ गया। इसका टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते हैं। टैक्स लाइबिलिटी फर्स्ट, ये सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख टू 5 लाख कितना आएगा? 10,000, 5% की रेट के हिसाब से। फिर 5 लाख तक हो गया, फिर 17,000 पे प्लस 17,000 इंटू 20% टैक्स। होप सो ये रेट वगैरह आपको पता रहेगा। तो दोनों को टैक्स को ऐड करते हैं तो आपका 13,400 आ जाता है, प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऐड हो जाएगा। तो दोनों को टोटल करें, बेसिकली इतना टैक्स आपको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 13,940 इतना आपको क्या टैक्स भरना है। बट अभी यहाँ पे ये इसने फॉरेन इनकम इतना अर्न किया था, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा कौन सा? रिलीफ अंडर सेक्शन, जिसके लिए हम लोग ये सम प्रैक्टिस करें। बेसिकली ये जो अभी तक मैंने किया वो तो हम लोग IPCC में सीखते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 91, उसमें स्टेप 1 हम लोग ने क्या देखा था पता है? स्टेप 1 हम लोग ने देखा था कि इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम पे टैक्स निकाल दो, जो हम लोग ने निकाल दिया 13,936, करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेप क्या देखा था? सेकंड स्टेप बेसिकली हम लोग ने देखा था कि एवरेज टैक्स रेट कितना है वो निकालो। तो 13,936 टैक्स आया, डिवाइड बाय इनकम कितना था? 5,17,000 था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपका आ गया एवरेज टैक्स रेट कितना? 2.6955। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था फॉरेन टैक्स रेट क्या है वो निकाल दो। फॉरेन टैक्स रेट 10% है। तो अभी अपने को क्या, जो डबली टैक्स इनकम है उसमें 2.6955% लेना है और डबली टैक्स इनकम पे भी 10% लेना है। दोनों में से लोअर रहेगा उतना आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, डबली टैक्स इनकम कितना है? 1,10,000 रुपया है। 1,10,000 में इंडिया में भी टैक्स लगा है, फॉरेन में भी टैक्स लगा है। तो 1,10,000 रुपया जो है उस पे आपको 10% निकालो, वो 11,000, और 1,10,000 पे 2.6955% निकालो। दोनों में से जो लोअर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1,10,000 इंटू 2.6955% ही लोअर रहेगा, उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो स्टेप 4, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.69555% कितना आया? 2,965.11। तो ये इतना आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा बेसिकली। 11,000 और 2,965.10 विचएवर इज लोअर, कौन सा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये आपका नेट टैक्सेबल आ गया 10,970। ठीक है, 10,970 चाहिए तो एक बार प्रैक्टिस करो। एक बार आपको लिखना वगैरह है तो लिख लो, कुछ करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड के लिए टाइम देता हूँ, पॉज करो और आराम से लिख लो। लिखना है या समझना है जो भी आपके ऊपर है। नहीं समझा, इजी सी चीज है, एक बार वापस रिवाइंड करो और समझ जाएगा।
इसके बाद नीचे नोट्स क्या है, एक तो 80D वाला नोट्स लिखा है कि उसकी पेरेंट्स जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ये उसका खुद का 80D वाला नोट्स है। फिर वो 6 कंडीशन जो हम लोग ने देखी थी, वो 6 कंडीशन आपको लिखना है। कौन सा 6 कंडीशन के? नंदिता इंडिया की रेजिडेंट होनी चाहिए, नंदिता ने जो फॉरेन में इनकम अर्न किया है वो अक्रू आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, फिर डीम टू नॉट अक्रू और आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या था कि उसका फॉरेन पे टैक्स चार्जेबल होना चाहिए, फॉरेन में टैक्स पे कर दिया रहना चाहिए। और 6 पॉइंट क्या? डीटी डबल इंडिया का और फॉरेन कंट्री का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मिस्टर कामेश का है। ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं बिकॉज यहाँ पे एक कंट्री नहीं है, एक इंडियन कंट्री है, इंडिया तो रहेगी ऑब्वियसली बात है, फिर 2 फॉरेन कंट्री है, कंट्री इंडिया, कंट्री एक्स, कंट्री वाई, तो 3 कंट्री है। उस केस में कैसे निकालने का वो समझ लेते हैं। फिर अपने बेसिकली क्वेश्चन तो इतने ही 7-8 क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं। फिर टेस्ट और नॉलेज है वो आप एक बार नॉलेज टेस्ट करो। कोई डाउट है इंस्टा पे मेरे को मैसेज करो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। Mr. Kamesh, an individual resident in India, age 52 years, furnishes you the following particulars related to income India XYZ। जो भी इंडिया में X कंट्री में Y कंट्री में जो भी इनकम होता है उसका उसने डिटेल दे दिया। मैं कैसे प्रिफर करता हूँ इसमें, इंडिया, ये रिवीजन वीडियो है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट, फॉर्मेटिंग वगैरह देखेंगे बाद में। कंट्री एक्स कंट्री वाई की मतलब आंसर कैसे लिखने, कैसे कंसेप्ट कैसे चल रहे हैं वो समझने का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इंडिया में से क्या हो रहा है, उसको प्रोफेशनल इनकम हो रहा है, एक सेकंड, इंडिया से प्रोफेशनल का इनकम है कितना है? 7,50,000, 7,50,000। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स से है 50,000। फिर कंट्री वाई से डिविडेंड का इनकम है, डिविडेंड 1,50,000। फिर रॉयल्टी कहाँ से है? एक्स से। रॉयल्टी इनकम कितना है? 6 लाख है, प्लस उसमें से एक्सपेंस लगे हैं रॉयल्टी अर्न करने को 50,000, मतलब नेट बोले तो 5,50,000 है, ठीक है। मतलब 6 लाख रॉयल्टी अर्न किया है, उसके लिए 50,000 रुपये खर्चा किया है, तो 5,50,000 रॉयल्टी का इनकम है। बिजनेस लॉस है कंट्री वाई में, एक सेकंड, बिजनेस लॉस कितना है? 65,000। फिर है रेंट 2,40,000 इन कंट्री वाई, और उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 10,000, मतलब रेंट है 2,30,000। ये बेसिकली उसका इनकम है। इंडिया से ये इनकम है, कंट्री एक्स से इनकम है, कंट्री वाई से ये इनकम है। फिर बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। वो सामने वाली जो वाई कंट्री है उसमें वो सेट ऑफ करने नहीं देते, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को इंडिया का निकालना है। द टैक्स रेट कंट्री एक्स का ये इंपॉर्टेंट है, 10% यहाँ पे है और 20% यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम इनकम इनकम, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपका रेंट 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 70% बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपको पता रहेगा। 1,60,000 वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था ना, वो वाला। रेंट आपका कितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी प्लस 7,50,000 इंडिया का मिलेगा, माइनस 65,000 जो बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 6,85,000। फिर नेक्स्ट आते हैं आईएफओएस। आईएफओएस में सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम। तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम तो सर एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया से अर्न करते हो तो एग्जेम्प्ट होता है, फॉरेन का एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली टैक्सेबल होता है, तो 50,000। फिर नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड भी आप बोलोगे, डिविडेंड का तो अभी एक्चुअली प्रोविजन ही चेंज हो गए, 1,50,000। फिर नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी में बेसिकली नीचे डिडक्शन अंडर के 80 क्यूक्यू भी मिलता है, कितना 3 लाख का। हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे लेस कर देते हैं, 5,50,000 माइनस 2 लाख, 3 लाख, 2,50,000 आपका रॉयल्टी। तो ये आपका बेसिकली इनकम है, सब टोटल मार देते हैं।
मेरे को आता है सम का फॉर्मूला ऑल्ट इक्वल टू भी आता है, मेरे लैपटॉप का F1 बटन नहीं चल रहा, इसकी वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे आर्टिकल शिप नहीं किया क्या सर। 12,96,000 आपका बेसिकली टोटल इनकम आ गया। इसके ऊपर टैक्स निकाल देते हैं भाई, ये सीनियर सिटीजन वगैरह तो नहीं है, नहीं 52 ईयर्स का। तो फर्स्ट 10 लाख पे कितना टैक्स आता है, 112,500 आता है, कैलकुलेट करके देख लेना। सेकंड 2,96,000 का 30%, तो प्लस 112,500 प्लस, तो इतना टैक्स आ जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कुछ गलत दबा दी मैंने, 4%। तो ये दोनों का टोटल किया, इतना आपका बेसिकली टैक्स आना चाहिए था, करेक्ट है। स्टेप 1 जो हम लोग बोलते हैं कि फॉरेन इनकम प्लस इंडियन इनकम दोनों को लो और उसके इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से टैक्स निकाल दो, तो इतना करेक्ट है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। 209,532 यहाँ तक सही है, ठीक है। तो अभी अपने को रिलीफ निकालना है, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 91। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दो कंट्री के हिसाब से निकालना पड़ेगा, एक तो इंडिया के हिसाब से और दूसरा कौन सी कंट्री के हिसाब से, एक्स और वाई के हिसाब से। तो रिलीफ निकालना है, तो रिलीफ निकालने के लिए स्टेप 1 अपना आ गया है। स्टेप 1 टैक्स कितना है, 209,532,352। स्टेप 2 हम लोग क्या निकालते थे, स्टेप 2 एवरेज टैक्स रेट इंडिया का, इसको डिवाइड बाय 12,96,000 टोटल इनकम इंटू 100, तो 16.1537% आपका एवरेज टैक्स रेट है। स्टेप 3 क्या था, फॉरेन का टैक्स रेट कितना है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दे दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 10% कंट्री एक्स का है और 20% कंट्री वाई का है। तो फर्स्ट में कौन सा 10 और 16 विच एवर इज लोअर, कौन सा होता है 10%, तो इतना आपका डब्ल्यू टैक्स इनकम पे अप्लाई हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरे में क्या 16% और 20% विच एवर इज लोअर, 16% ले लेंगे इंटू डब्ल्यू टैक्स इनकम और उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंट्री एक्स का रिलीफ निकालते हैं, कंट्री एक्स का रिलीफ। तो कंट्री एक्स का रिलीफ कौन से परसेंट पे मिलेगा, 10% पे मिलेगा, बिकॉज 10 और 16 विचएवर इज लोअर कितना आता है, 10% आता है। इनकम कौन सा रहेगा, इनकम आपका कौन कौन सा था एक्स में, एग्रीकल्चर इनकम 50,000। रॉयल्टी में डब्ल्यू टैक्स कौन सा हुआ है, रॉयल्टी में बेसिकली यहाँ पे 2,50,000 वाला जो अमाउंट है वो आपका डब्ल्यू टैक्स हुआ है, बिकॉज 3 लाख का तो डिडक्शन मिल गया, 50,000 का एक्सपेंस का अलाउंस हो गया था, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख इंटू 10%, इतना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और कंट्री वाई में डब्ल्यू टैक्स कितना हुआ था, रेंट 1,61,000, फिर डिविडेंड 1,50,000, डिविडेंड कहाँ पे है, 1,50,000 और बिजनेस लॉस लेस हो गया था 65,000 का। तो रेंट था 1,61,000 प्लस 1,50,000 डिविडेंड माइनस बिजनेस लॉस 65,000 का, ये इनकम है। इसके ऊपर रिलीफ निकालना है, कौन सा परसेंट लगेगा, ये 16.1537%, 39,370,738 इतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये प्लस ये आपका टोटल रिलीफ आ जाएगा। होप सो क्लियर है, मैंने फास्ट थोड़ा सा बताया बट इतने में ऑब्वियसली बात है क्लियर हो जाएगा। अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो उसको लगेगा कि ऐसा क्या करा रहे हो, पर कोई बात नहीं, कोई कोई लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं, सो इट्स गुड। तो आपको नेट टैक्स इतना भरना पड़ेगा 139,613, 139,613 राउंड ऑफ किया तो 139,610 हो गया। इज इट ओके? और फिर वो नोट्स वही 6 पॉइंट लिख, तो बस आपका काम हो गया। तो ये हो गया, आपको अगर देखना है समझना है तो एक बार के लिए देख लो, समझ लो, और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी ऑलमोस्ट डीटीडब्ल्यू अपना हो गया है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल वगैरह जो है एक बार के लिए हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर एनेक्चर दिया है रूल 128 पे, जो हम लोग को बाद में इन डिटेल करना ही है, तो ऊपर ऊपर से अभी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एफटीसी रूल्स 128 क्या बोलता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अभी हम लोग ने क्या बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो रेजिडेंट एसएससी रहेगा उसको क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी। तो क्रेडिट देगी वो ठीक है, पर उसके रिलेटेड कुछ सवाल उठते हैं कि भाई क्रेडिट कैसे मिलेगा। समझो,
ये साल में मैंने फॉरेन में टैक्स पे कर दिया, ये साल मैंने फॉरेन में टैक्स पे कर दिया, पर वो इनकम इंडिया में समझो वहां पे रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होता था, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है, वहां पे एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता था, यहाँ पे रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होता है। वहां पे मैंने ये साल टैक्स पे कर दिया, पर इंडिया में वो इनकम 2 साल बाद आएगी, वो इनकम 2 साल बाद आएगी, तो क्या 2 साल बाद भी क्रेडिट मिलेगा क्या? ईयर ऑफ अवेलेबिलिटी का क्रेडिट का मतलब वही होता है कि फॉरेन में तो मैंने कब टैक्स पे कर दिया भाई, फॉरेन में टैक्स मैंने आज ही पे कर दिया, क्योंकि वहां पे एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेशन होता है, यहाँ पे समझो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेशन होता है, तो यहाँ पे 2 साल बाद आएगी वो इनकम, तो क्या अब मेरे को 2 साल बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? वो क्वेश्चन उठता है ना भाई, आंसर क्या है पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इसमें। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड एक ऐसा भी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि समझो कि फॉरेन में इनकम एक्चुअल बेसिस पे आज ही पूरा का पूरा टैक्स हो गया, पर इंडिया में वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनकम टैक्स हो रहा, मतलब ये साल 1/5 होगा, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/5, क्या हर साल मेरे को फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ ईयर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कब आपको क्रेडिट अलाउड होगा। एन असेसी बीइंग अ रेजिडेंट शैल बी अलाउड अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ एनी फॉरेन टैक्स पेड, जो उसने फॉरेन टैक्स पे किया है बाहर, उसका उसको क्रेडिट मिलेगा बाय वे ऑफ डिडक्शन और अदरवाइज, या तो डिडक्शन के हिसाब से या किसी और तरीके से, इन द ईयर इन विच द इनकम करेस्पॉन्डिंग टू सच टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स भरा हुआ है वो इनकम जब इंडिया में ऑफर हुई है, सच टैक्स हैज टू बी ऑफर्ड टू टैक्स और असेस टू टैक्स इन इंडिया, जब वो इनकम इंडिया में टैक्स के लिए लाई गई है तभी आपको फॉरेन टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। हाउएवर इन केस वेयर इनकम ऑन विच फॉरेन टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड इज ऑफर्ड टू टैक्स इन मोर देन 1 ईयर, जैसे मैंने बोला कि 1/5 हर साल 5 साल लेके आ रहे, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? क्रेडिट ऑफ फॉरेन इनकम शैल बी अलाउड अक्रॉस दोज ईयर्स इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द इनकम इज ऑफर्ड टू टैक्स इन इंडिया, जब जब इंडिया में लाओगे तब तक आपको क्रेडिट मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ये सब वापस आएंगे वो एनेक्सर 5 में पूरे डिटेल में हम लोग करेंगे। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ फॉरेन टैक्स। फॉरेन टैक्स का मतलब क्या होता है? country or specified territory in respect of country or specified territory outside India with which India is entered into an DTAA, अगर इंडिया का उस कंट्री के साथ DTAA है और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन 90 या 90 है, तो फॉरेन टैक्स क्या रहेगा? द टैक्स कवर्ड इन साइड एग्रीमेंट, वो वाले एग्रीमेंट में जो टैक्स लिखा हुआ है कि वहां पे भी जो टैक्सेबल हो रहा है यहाँ पे भी टैक्सेबल हो रहा है, तो वो वाला जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो टैक्स फॉरेन टैक्स माना जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, मतलब जहां पे अगर आपका DTAA नहीं है तो द टैक्स पेबल अंडर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स रिफर्ड इन सेक्शन 91, तो जो सेक्शन 91 ऊपर यूनिलैटरल रिलीफ में देखा है वही आपके फॉरेन टैक्स माना जाएगा। फिर कंपोनेंट ऑफ फॉरेन टैक्स, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स इन एफटीसी। एफटीसी में कौन कौन सी पॉइंट पे आपको क्रेडिट मिलेगा, मतलब क्या? इंटरेस्ट पे मिलेगा, पेनल्टी पे मिलेगा, सरचार्ज, सेस, किस पे मिलेगा बेसिकली? तो उसमें लिखा है कि FTC is available against the amount of tax, सरचार्ज एंड सेस पेबल, जो अमाउंट टैक्स का अमाउंट है, सरचार्ज का अमाउंट है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? एफटीसी का बेनिफिट मिलेगा। हाउएवर इट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेबल बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी के ऊपर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, किस पे? ये सब हम लोग क्रेडिट वो जो एनेक्सर में पढ़ेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस के ऊपर आपको एफटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर मैनर ऑफ कंप्यूटिंग एफटीसी। एफटीसी की कंप्यूटेशन का मैनर क्या है? तो एफटीसी क्या रहेगा? लोअर ऑफ इनकम टैक्स, जो इंडिया में टैक्स भरा, फॉरेन में टैक्स भरा, दोनों में से जो कम अमाउंट है उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, द क्रेडिट वुड बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ, समझो कि आपने फॉरेन में जो टैक्स पे किया था वो तो किस में पे किया रहेगा भाई? वो पे किया रहेगा बेसिकली आपने फॉरेन करेंसी में, तो यूएस में मैं पे कर रहा हूँ तो यूएसडी में पे करूंगा, डॉलर्स में पे करूंगा। तो इंडिया में कौन सी डेट का कन्वर्जन रेट लेने का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो उसका आंसर दिया हुआ है कि आपको TTBR on the last day of a month immediately preceding the month in which such tax has been paid। इसका मतलब क्या हुआ? जब टैक्स पे हुआ उसका पिछले महीने का लास्ट डेट जो है उस दिन का आपको कर लेना है डेट। समझो अभी क्या चल रहा है, आज पे हुआ है दिसंबर में, तो नवंबर का लास्ट डेट रहेगा, वहां का आपको TTBR लेना है फॉर कन्वर्जन पर्पस। ये आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर
रूल 128 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिवन इन एनेक्सर 5, वहां पे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैंने ओवरव्यू जो दिया था पढ़ा था, उसी के ऊपर एक थियरी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक बार आप देख लेना, वही जो ऊपर मैंने बात बताई है वही लिखी हुई है। फिर समरी दिया है DTAA का, जो कोई जरूरत नहीं है, अपन ने पूरा एकदम अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा है और पूरा कंसेप्चुअल पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? सबसे पहले क्या था? डबल टैक्सेशन रिलीफ था। डबल टैक्सेशन क्यों होता है? रेजिडेंस रूल या सोर्स रूल के बेसिस पे होता है। कुछ नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो समझ जाएगा कि रेजिडेंस या सोर्स दो बेसिस होते हैं। जब आदमी रेजिडेंस के हिसाब से भी टैक्स भर रहा है, सोर्स के हिसाब से भी टैक्स भर रहा है, तो क्या डबल टैक्सेशन होता है। तो इसका रिलीफ गवर्नमेंट को देना है तो दो तरीके से देती है। पहला होता है बायलैटरल रिलीफ, दूसरा होता है यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके बैठती है और वो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको रिलीफ मिलता है, तो बायलैटरल रिलीफ होता है। उसमें दो मेथड होता है। एग्जम्पशन मेथड होता है, मतलब एक कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी माफ कर देगी। दूसरा क्रेडिट मेथड होता है, दोनों टैक्स लेंगे, एक कंट्री, रेजिडेंट कंट्री बेसिकली क्रेडिट देगी। दूसरा मेथड होता है यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो रेजिडेंट कंट्री अपने रेजिडेंट को यूनिलैटरल रिलीफ देती है, अपनी तरफ से रिलीफ देती है, उसका आपको बेसिकली डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है जो हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर की कंट्री के साथ एग्रीमेंट करती है, तो वो सेक्शन 90 एप्लीकेबल होगा। हम लोग ने पढ़े थे 7 8 9 पॉइंट थे बेसिकली। 9 पॉइंट में क्या था? पहला पर्पस था, फिर DTAA और इनकम टैक्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, फिर गार वाला पॉइंट, फिर मीनिंग वाले पॉइंट, टीआरसी के रिलेटेड कुछ डिटेल वो वाला। फिर 90A क्या था? जब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाइड एसोसिएशन है वो बाहर से एग्रीमेंट करती है, तो 90A एप्लीकेबल होगा। बाकी सब पॉइंट सब सेम थे। 90 हो गया, 90A हो गया। फिर 91 की बात की थी, जो यूनिलैटरल रिलीफ की 6 कंडीशन थी, याद होना चाहिए वो वाला पॉइंट। फिर हम लोग ने क्या, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के कुछ मामूली पॉइंट देखे। आगे पूरा डिटेल में है एनेक्सर, मतलब पूरा डिटेल में 2 पेज का ही वो भी, पर उसमें सब पॉइंट कवर है, तो वहां से ये जो भी पॉइंट देखे वो भी वहां पे कवर है, तो वहां से हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि पीई क्या होता है? पीई मॉडल टैक्स कन्वेंशन में पूरा इस पे 7 8 पेज का भाषण दिया हुआ है, तो वहां पे देखेंगे। साथ में अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिलेबस का। तो पीई का मतलब क्या होता है? पीई का मतलब होता है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच होल बिजनेस ऑफ enterprise is carried on। basically ऐसा कोई definition है। PE means a fixed place of business through which the business of enterprise wholly or partly carried on। ये basically PE का मतलब है। आर्टिकल 5(1) ऑफ DTAA में दिया हुआ ये पूरा आर्टिकल 5 हम लोग मॉडल टैक्स कन्वेंशन में लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे, कोई डोंट वरी। the term PE also defined in Income Tax Act, वहां पे भी वही लिखा है कि fixed place of business through which the business of enterprise wholly or partly carried on, मतलब वहां से कंट्रोल C किया है, इनकम टैक्स एक्ट में कंट्रोल V किया है। कंट्रोल से कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर पीई का मतलब क्या होता है? पीई का मतलब बेसिकली पीई के अंदर मतलब नहीं है, पीई इंक्लूड्स क्या हो जाएगा? ब्रांच आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, वर्कशॉप आ जाएगा, सेल्स आउटलेट आ जाएगा, वेयरहाउस आ जाएगा, माइन, ऑयल, गैस, मतलब बेसिकली इंडिया में किसी फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका इंडिया में उसने ब्रांच खोल के रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पीई बोलेंगे। भले ही ब्रांच खोला, ऑफिस खोला, फैक्ट्री खोला, वर्कशॉप खोला, सेल्स आउटलेट खोला, वेयरहाउस खोला, माइनिंग को माइन वाला क्वेरी, ऑयल गैस वगैरह कुछ खोला, या प्लेस ऑफ मैनेजमेंट भी खोल दिया, तो वो पीई में आ जाएगा। तो पीई का मतलब क्या होता है सर? पीई का मतलब जो फॉरेन एंटरप्राइज वो यहाँ पे अपना पूरा एक कंपनी नहीं खोल रही, कुछ छोटा मोटा वर्कशॉप वगैरह खोल रही है और बोलेगी भाई हमको टैक्स भरना ही नहीं, तो नहीं भरना है, क्योंकि वो आपका यहाँ पे इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो आपको इंडिया में टैक्स भरना है। पर एकदम इजी इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर 9 जो है मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उसमें इस पर 7 8 पेज का भाषण है जो हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर क्या? पीई मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होली और पार्टली कैरिड ऑन, ये उसका मतलब है। याद कर लो, हो सके तो लाइन, हो सके नहीं याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स में तो आपको बुक खुला रहेगा, पर सीएस सीएमए वाला कोई देख रहा है तो भाई आपका खुला नहीं रहेगा, और डीटी में तो आपको ये पी वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एवरी DTAA हैज अ स्पेसिफिक क्लॉज व्हिच विल डील विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पीई फॉर पर्पस ऑफ DTAA। जो DTAA होता है उसमें बेसिकली आर्टिकल 5 होता है, वो स्पेसिफिकली पीई के ऊपर ही होता है,
तो उसमें दिया होता है कि पीई किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो चैप्टर 9 में इन डिटेल सीखेंगे। बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट विल नॉट बी टैक्स इन इंडिया। जो नॉन रेजिडेंट का बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। ये समझो ये क्या बोल रहा है, बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसका बिजनेस इनकम अगर इंडिया में हो रहा है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स लेंगे ही नहीं अनलेस सच नॉन रेजिडेंट हैज पीई इन इंडिया। अगर इंडिया में पीई नहीं है तो हम लोग इंडिया में टैक्स ही नहीं लेंगे। भाई कितनी बड़ी बात बोल रहा है, तो पीई का कितना इंपॉर्टेंस है वो समझो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पीई है तो ही इंडिया में टैक्स लगेगा, नहीं तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर बिजनेस कनेक्शन एंड पीई एज एक्सप्लेन्ड हियर बिलो। दो कंसेप्ट होते हैं, एक बिजनेस कनेक्शन होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 9 में, और पीई होता है जो डीटीडब्ल्यूए में दिया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में जहां पे भी बात आएगी वो बिजनेस कनेक्शन की बात आएगी, डीटीडब्ल्यूए में जहां पे बात आएगी वो पीई की बात आएगी। इन डिटेल हम लोग से सीखेंगे। चैप्टर 2 में बिजनेस कनेक्शन पे पूरा भाषण है सेक्शन 9 पे, और लास्ट चैप्टर में पीई पे पूरा भाषण है। क्वेश्चन एक बेसिक सा थियरी क्वेश्चन है, जब हम लोग सब कुछ समझ लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। यही जो ऊपर दिया था पीई का मतलब क्या होता है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर 92 में क्या लिखा, वही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर एज पर द डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूट पीई देयर मस्ट बी प्लेस ऑफ बिजनेस विच फिक्स एंड बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज मस्ट बी कैरियड ऑन होली और पार्टली। बस जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा है। फिर सेक्शन 911 रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन। सेक्शन 9 बेसिकली मैंने अभी तक सेक्शन 9 भी रिवाइज नहीं करा है और लास्ट चैप्टर भी रिवाइज नहीं करा, तो वो करा देंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टैक्सेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यही प्लेलिस्ट पे मैं एक चार्ट फॉर्म में 2-3 मिनट पे बीपीओ का टैक्सेशन आपको समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। समझा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैं रिवीजन करा दूंगा तो उससे आपका हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके साथ ही आपका टेस्ट और नॉलेज, आप अपना एक बार टेस्ट करो नॉलेज। कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम टैक्स सेंटर कोई भी मैसेज करो, विद इन 24 आवर मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के। और अगर वहां पे बाई चांस मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो तो पता चल जाएगा। और लाइक प्लीज वीडियो को कर देना। ऑब्वियस सी बात है, उसका रीजन है कि रीच बढ़ता है। तो अभी तक हम लोग ने पूरे चैप्टर में एकदम क्विक रिवाइज करते हैं क्या क्या सीखा। हम लोग ने सीखा कि कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन, उसमें हम लोग ने सीखा कि डबल टैक्सेशन होता है कि रेजिडेंस या सोर्स उसका रिलीफ देना है। रिलीफ कैसे देंगे, बायलैटरल या यूनिलैटरल। बायलैटरल में हम लोग ने ये सीखा, बायलैटरल का में 2 मेथड होती है, एग्जम्पशन मेथड होती है, क्रेडिट मेथड होती है। एग्जम्पशन में एक कंट्री माफ कर देती है, दूसरी कंट्री टैक्स लेती है। क्रेडिट में दोनों कंट्री टैक्स लेती है, एक कंट्री क्रेडिट दे देती है। फिर यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 पूरा हम लोग ने घमासान किया है, क्वेश्चन वगैरह किया है। फिर डबल टैक्स में कितने 9 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है रिलीफ देना, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, थर्ड क्या है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, चौथा रिकवरी ऑफ टैक्स, दूसरा डीटीडब्ल्यूए और इनकम टैक्स एक्ट व्हिचएवर इज मोर फेवरेबल। थर्ड पॉइंट क्या था, गार अगर आ जाता है गार सबको ओवरराइड कर देगा। चौथा वो मीनिंग अगर कहां पे दिया है कहां पे नहीं, इसी सा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट आपको टीआरसी लेके आना पड़ेगा। 6 पॉइंट टीआरसी के साथ साथ कुछ प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर वो नीचे दिए थे, नेशनलिटी वगैरह, वो स्टेटस वगैरह, वो एड्रेस, वो सब देना पड़ेगा। फिर चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी रेट हायर देन रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी इज चार्जेबल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म देता है, कंपटीशन मैकेनिज्म नहीं देता। फिर अगर ऐसा हो सकता है कि फॉरेन कंट्री का इनकम, इंडियन कंट्री का इनकम दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद क्रेडिट दे देंगे। फिर कुछ क्वेश्चन थे। फिर 90 और 90 एकदम सेम है, 90 और 90 का डिफरेंस मैंने 2-3 बार आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे रहेगा। फिर आ जाते हैं 91 पे। 91 पे 6 कंडीशन थे। 6 कंडीशन में पहला का इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम बाहर एक्रूअराइज होनी चाहिए, जो बाहर इनकम एक्रूअराइज है डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। चौथा बाहर चार्जेबल होनी चाहिए, बाहर टैक्स भर दिया रहना चाहिए, डीटीडब्ल्यूए नहीं रहना चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए थे। फिर पीई का फॉरेन टैक्स क्रेडिट के कुछ पॉइंट देखे थे। सो होप सो ये रिवीजन अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप। और क्या बोल सकता हूँ, और तो क्या यही है, सब्सक्राइब वगैरह करना है कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, उसको फॉलो कर दीजिए। तो मैं क्या आगे लेक्चर ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वगैरह डालूंगा तो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।